नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए भैरव प्रसाद गुप्त जी द्वारा रचित कहानी एक पाँव का जूता। भैरव प्रसाद गुप्त जी की अन्य रचनाएं आपको उनकी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको एंड स्क्रीन में आइदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। भैरव प्रसाद गुप्त जी का उपन्यास गंगा मैया ऑलरेडी अपलोडेड है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर के इनका उपन्यास सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एक पाँव का जूता। जाने कैसी आवाज उनके कानों में पड़ी कि वह चीख उठी। 3 दिन से रात में कई कई बार ऐसा हो रहा था। जीवन में पहले ऐसा कभी हुआ हो याद नहीं। इसी कारण 2 रातों वह अपने कानों पर विश्वास न कर सकी। यूं ही कुछ नहीं कहकर उन्होंने अपने को बहला लिया और करवट बदलकर सो गई। किंतु आज वह कुछ सावधान थी। 2 रातों के लगातार अनुभव ने उनके मन में अनजाने की एक संदेह ही पैदा कर दिया था। दिन में कई कई बार उन्होंने बाबूजी को घूर घूर कर देखा था। बाबूजी उन्हें बेहद उदास दिखाई पड़ते थे। उन्हें ऐसा लगा था कि अब की लखनऊ से वापस आने के बाद बाबूजी की बोली बहुत कम सुनने को मिली थी। लेकिन ऐसा तो जीवन में अनेक बार हो चुका था। उनके मौन व्रत से कौन परिचित नहीं, फिर भी आज उन्हें लगा कि जरूर जरूर कोई बात है। बाबूजी उदास तो यूं ही नहीं होते। मौन व्रत भी वह सबसे कहकर ही धारण करते हैं। लेकिन इधर तो बाबूजी ने उनसे भी कोई बात नहीं की थी। उन्होंने पूछा था, क्या बात है, ऐसे खोए खोए क्यों दिखाई देते हो? तबीयत तो ठीक है? बाबूजी ने जाने कैसी नजरों से उन्हें एक पल को देखा था और फिर आंखें झुकाकर घूर के बाहर चले गए थे। उन्हें उस तरह जाते हुए देखकर मन में खटका होना स्वाभाविक ही था। उन्होंने सोचा शायद वह बाहर बैठक में जाएंगे। वह दरवाजे तक आई थी, लेकिन बाबूजी तो दूसरी दिशा में उसी तरह सिर झुकाए जाने कहाँ चले जा रहे थे। बिना कोई खबर दिए तो वह कभी कहीं नहीं जाते। वह वही फर्श पर बैठ गई थी। जरा दूर जाकर ही बाबूजी लौट आए थे। द्वार पर ठिठक कर वह बोले थे, मन व्यग्र है, लेकिन तुम कोई चिंता न करो, जाकर भोजन करो, मैं थोड़ा आराम करूंगा। और वह बैठक की ओर बढ़ गए। बाबूजी के इस तरह के व्यवहार की वह अभ्यस्त थी। बाबूजी ने उन्हें शुरू से ही सिखाया था कि उनकी व्यग्रता की स्थिति में उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, उनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए और उनके आदेश का बिना किसी हील हुज्जत के पालन करना चाहिए। उन्हें इसी से शांति मिलती है। वह अंदर जाकर बाबूजी के आदेश का पालन करने लगी। बाबूजी की तरह इनका भी जीवन यांत्रिक होकर रह गया था। सन 31 में जो बाबूजी ने एक व्रत लिया था, जीवन भर के लिए उसी के व्रती होकर रह गए थे। कभी किसी ने कोई अंतर नहीं देखा। वही एक जोड़ा अपने काते सूत के खद्दर का कुर्ता, धोती, गंजी, गांधी टोपी और झोला, वही चप्पल और वही अपने हाथ से कपड़े साफ करना, दिन रात में एक बार भोजन करना, चौकी पर चटाई बिछाकर सोना, सदा तीसरे दर्जे में सफ़र करना, सच बोलना और जनता की सेवा के लिए सदा तत्पर रहना। पहले तो बाबूजी का यही सुराजी बाना जाने कैसा कैसा उन्हें लगा था। वह किसी ऋषि की तपस्या से किसी भी माने में कम नहीं था। लेकिन बाबूजी की दृढ़ता की कोई साधारण नहीं थी। कभी वे अपने पन में डिगे हों, ऐसा किसी ने नहीं देखा। वह बेचारी क्या करती। बब्बू को गोद में लिए वह मन ही मन रोती, लेकिन ऊपर से बाबूजी के आदेशों के पालन में कोई कमी दिखाई न दे, इसके प्रयत्न में लगी रहती। बब्बू के होने के बाद बाबूजी ने यह व्रत लिया कि इसे वह अपना सौभाग्य समझती, वरना वरना और इसके आगे सोचकर वह कांप कांप उठती। बाबूजी कभी ऐसे हठी हो जाएंगे, कौन सोचता था। बाबूजी की तपस्या सफल होते बहुत देर न लगी। जनता में वह प्रिय हो गए। कस्बे से जिले के और फिर प्रांत के नेता हो गए। चारों ओर बाबूजी की धूम, सबके मुंह पर बाबूजी बाबूजी बाबूजी। लेकिन बाबूजी का जीवन वही का वही, रंच मात्र का भी परिवर्तन नहीं। जैसे जो बाबूजी पहले थे वही अब भी, कहीं कोई अंतर आया ही नहीं। फिर जेल, पुलिस, लाठियां और सन 42 भगवान की कृपा से उन्हें सिर्फ 10 साल की सजा हुई, वरना लोग तो कहते थे फांसी पर लटका दिए जाएंगे। प्यूनिटिव टैक्स, खेती बाड़ी जब्त,
कैसे कटे थे बब्बू की माँ के दिन, भगवान दुश्मन को भी ना दिखाए वैसे दिन। लोग उनके पास भी आते सहमते। घर में एक दाना नहीं। रात को पड़ोसी सोता पड़ने पर छुप कर कुछ खाने को दे जाता तो अधम काया की भूख मिटती, वरना फाका। आखिर ये वे यातना और आतंक के दिन भी कट ही गए। स्थिति सुधरी तो खोज खबर लेने वाले भी आए। फिर 3 बरस बीतते ना बीतते बाबूजी छुटकर आ गए। उनका स्वागत देखकर जैसे सारा कष्ट भूल गया। वह एक दिन और यह एक दिन। बाबूजी घर में आए तो बब्बू को गोद में उठाकर चूमा और उसकी माँ के सिर पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा ना? 3 वर्ष तक रोते रोते बब्बू की माँ के आंसू जैसे सूख गए थे। इस क्षण अचानक जाने कहाँ से फिर उबल पड़े। बाबूजी जाने कैसे कंठ से बोले, रोती हो? मैं तो नहीं रोया। बब्बू की माँ आंचल से आंसू पोंछती हुई बोली, आप आ गए, ये तो खुशी के आंसू थे। बाहर भीड़ बाबूजी जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। बाबूजी अचानक गंभीर होकर बोले, मैं आ गया, तुम खुश हो, लेकिन मेरी खुशी तो गुलामी ने लूट ली। जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता, हमारी खुशी वापस नहीं आने की। आज़ादी बहुत मुश्किल चीज़ है इसके लिए। और वह बब्बू को गोद से उतार कर बाहर चले। बब्बू की माँ की समझ में कुछ न आया। उनकी खुशी बहुत ही छोटी थी, वही उनका जीवन था। उन्होंने बाबूजी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन जब बाबूजी की खुशी के दिन आए तो अचानक ही बब्बू की माँ को लगा कि अब उनकी खुशी बहुत बड़ी हो गई है। कई बार उनका मुंह खुला कि बाबूजी से कुछ कहे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। जाने वह खुशी बाबूजी के चेहरे पर कब आई और कब चली गई, जैसे एक फुलझड़ी जली हो और बुझ गई हो। और बब्बू की माँ मुंह ताकती रह गई। बब्बू ने किसी तरह हाई स्कूल पास किया और अपनी योग्यता से या भाग्य से रेलवे में क्लर्क हो गया। लोगों ने बब्बू की माँ से कहा, बाबूजी का इकलौता लड़का। और लेकिन बब्बू की माँ ने बाबूजी से फिर कोई शिकायत ना की। लोगों ने कहा, बाबूजी के सभी साथी जाने क्या से क्या हो गए, लेकिन बाबूजी एमएलए होकर भी। लेकिन बब्बू की माँ ने बाबूजी से फिर भी कोई शिकायत ना की। और बाबूजी के जीवन में जैसे कोई परिवर्तन आने वाला ही ना हो। वही सब कुछ, बल्कि और भी सख्ती के साथ। कभी कभी वे आप ही बब्बू की माँ के पास आ बैठते और जैसे आत्म स्वीकृति कर रहे हों बोल उठते, बब्बू की माँ, मैं कितना गलत सोचता था। आज़ादी अपने में कोई खुशी की चीज़ नहीं, खुशी तो देश की खुशहाली में। हाय, हम कितने गरीब हैं, कितने दुखी हैं। जिस दिन यह गरीबी दूर होगी, दरअसल वही खुशी का दिन होगा। और बब्बू की माँ जैसे उनकी यह बात भी नहीं समझती और उनका मुंह ताकती रहती। उनकी खुशहाली बहुत छोटी थी और वह सोचती थी कि बाबूजी उसे बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन वह कुछ भी न कहती। लोग कहते, बाबूजी सचमुच महात्मा हैं। बब्बू की माँ सुनती और गुनती कि महात्मा का अर्थ क्या होता है, लेकिन कहती कुछ नहीं। लोग कहते, ना रहने पर भी सभी फकीर बनते हैं, रहने पर जो फकीर बने वही है सच्चा फकीर। बब्बू की माँ सुनती कि फकीर किसे कहते हैं, लेकिन उस तब भी कुछ नहीं कहती। उनकी बानी तो बाबूजी थे, उन्हें खुद कहने को की क्या जरूरत थी। एक बार पहले भी इसी तरह लखनऊ से लौटकर उन्होंने अपनी व्यग्रता प्रकट की थी, लेकिन उस बार तो जरा ही देर बाद बब्बू की माँ के पास आकर हंसते हुए कह गए थे, वे सब मुझे पाखंडी कहते हैं बब्बू की माँ। कहते हैं जब फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है तो थर्ड क्लास में सफ़र करने का क्या मतलब, कुछ समझती हो? बब्बू की माँ क्या समझे, जीवन में उन्होंने सफ़र ही कब किया था कि उन्हें फर्स्ट और थर्ड में की तमीज हो। लेकिन उस बार रात में कभी कोई ऐसी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। अब की तो 3-3 दिन बीत गए। दिन भर बाबूजी मौन व्यग्रता में पड़े रहते और रात में कई कई बार जाने कैसी आवाज़ बब्बू की माँ के कानों में पड़ती कि वह चीख चीख कर उठ बैठती। लगता है जैसे कोई बालक रोता हो और बाबू बापू की रट लगाता हो। बब्बू की माँ आज रात अपने को बहला ना सकी, वह उठ बैठी। आवाज़ वैसी ही आ रही है। उन्होंने जरा ध्यान से आहट ली तो लगा आवाज़ बाहर से आ रही है। बाहर सहन में बाबूजी सो रहे थे। अंदर आंगन की अपनी चारपाई में बब्बू की माँ उठ खड़ी हुई। आंगन में मैली चांदनी फैली हुई थी। दिन भर की लू की मारी हवा इस वक्त कुछ ठंडी ठंडी सी लग रही थी। रात के सन्नाटे में वह किसी बालक के रुद्रन सी आवाज़ कितनी भयानक लग रही थी। बब्बू की माँ को ध्यान आया कि पहले तो यह आवाज़ जरा जरा देर में चुप हो जाती थी, लेकिन आज आज तो यह जाने कब से आ रही है। दूर के अपने स्टेशन पर जाने
बब्बू कैसे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि जैसे बब्बू ही रो रहा है, जैसे शिकायत कर रहा है कि बाबूजी ने उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं कराई। यह उम्र हो गई, अभी शादी नहीं कराई। लेकिन नहीं, नहीं, वह शिकायत करने वाला मुँह लेकर कुछ कहने वाला बेटा नहीं है। जैसी माँ वैसा ही बेटा। वह आवाज़ जैसे और भी करुण और भयानक हो उठी। अकेले घर में बब्बू की माँ को डर लगने लगा। वह चारपाई से उठ खड़ी हुई। बाहर के दरवाजे के पास खिड़की से उन्होंने बाहर झाँका। आवाज़ बाहर से आ रही थी। बाबूजी चौकी पर दाईं करवट पड़े थे। कोहनी में उनका मुंह छुपा हुआ था, साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह आवाज़ उसी तरह बही आ रही थी। फिर बाबूजी को देखते हुए बब्बू की माँ को सहसा ही ऐसा लगा कि जैसे अब वह आवाज़ उसके कानों से टकराकर दूर चली गई है। उनको एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। जब वह इस घर में आई थी तो बाबूजी अकेले ही थे। उनके माँ बाप जाने कब के गुजर चुके थे। रात में चारों ओर जब सोता पड़ जाता तो वह इसी खिड़की पर आकर उन्हें धीरे धीरे पुकारते, दरवाज़ा खोलो। और एक बार वह भी इस खिड़की पर आई थी। यही जेठ के दिन थे। आंगन में सोई थी कि अचानक उनकी नींद उचट गई। जाने मन में क्या उठा, वह इस खिड़की पर आ गई, लेकिन उन्हें पुकारे कैसे। फिर आंगन में से कुछ कंकड़ियां चुन लाई और एक एक करके खिड़की से उनकी चारपाई पर फेंकने लगी। वह उठे तो दरवाज़ा जोर से खुलकर आंगन में चली गई थी। उन्होंने अंदर आकर कहा, एक कंकड़ी मेरी भुएं पर लगी है। अरे, उन्होंने व्यस्त होकर कहा था, कहाँ, चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं, वह कंकड़ी थी कि पंखुड़ी? और वह बब्बू? हे भगवान, उस रात कहीं वह चूक गई होती तो बब्बू की माँ को कौन कहता। और फिर उसके बाद तो उनके मन में आया, एक कंकड़ी फेंकूं क्या, कि अचानक बाबूजी चौकी पर उठ बैठे। और बब्बू की माँ के मन में आया, दरवाज़ा खोल दूं क्या। और सच ही बढ़कर उन्होंने दरवाज़ा खोला ही था कि उनकी आवाज़ आई, बब्बू की माँ। उस आवाज़ में जाने कैसी एक तड़प थी। बब्बू की माँ का सपना टूट गया। सिर का आंचल ठीक करती हुई जैसे एक अपराधी की तरह वह बोली, कहिए, इस बेला तुमने दरवाज़ा क्यों खोला? मुझे ऐसा लगा कि कोई बालक रो रहा है। तुमने सुना था? 3 रातों से सुन रही हूँ। ओह, तनिक रुककर बाबूजी ने कहा, यहाँ आओ। वह सहमी सहमी सी उनके पास गई। वह बोले, बैठो। आपकी चौकी पर? हाँ, तुमसे एक बात कहनी है। मुझसे? हाँ, बाबूजी खड़े खड़े ही बोले, अपनी यह बात मैं और किसी से नहीं कह सकता। जानती हो, 3 रातों से ही मैं रो रहा हूँ। आप? हाँ, मैं। तुमने ठीक ही किसी बालक का रुदन सुना। इंसान जब रोता है तो बालक ही बन जाता है। लेकिन क्यों? आप तो मोह माया। कितने दिनों बाद आज तुमने मुझसे एक सवाल पूछा है। ओह, क्षमा कीजिए। नहीं नहीं बब्बू की माँ, एक नहीं 1000 सवाल पूछो। मेरा पतन हो गया है। जिस सिंहासन पर तुम लोगों ने मुझे बैठा रखा था उससे मैं च्युत हो गया। मैं मैं यह सब आप क्या कहते हैं? मेरी समझ में आज तक तुमने समझकर मेरी कोई बात नहीं मानी। मेरी बात ही तुम लोगों के लिए वेद वाक्य रही। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मेरी बात समझो। तुम्हें मैं वह पूरी घटना सुनाता हूँ जिसने मेरे जीवन के सभी आदर्श, सिद्धांत और बड़ी बड़ी त्याग तपस्या की बातों को एक मामूली सी स्थिति की चट्टान पर पटक कर चूर चूर कर दिया। मैं 3 दिनों से रो रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी जिस राह में चला हूँ उसी पर मैं भटक गया हूँ। सुनो, उस दिन गाड़ी में बेहद भीड़ थी। दोपहर की गाड़ी पहुंची तो ऐसी भीड़ डब्बे में घुसी कि मेरा दम फूलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। लोगों की सांसों में जैसे लपटें छूट रही थी। सोचा उतरकर जान बचाऊं, लेकिन उस भीड़ में उतरना कोई मामूली काम ना था। फिर भी मैं झूला लेकर उठ खड़ा हुआ और किसी तरह एक पग बढ़ाया ही था कि गाड़ी ने सीटी दे दी। अब क्या करूं? लोगों ने कहा, बैठ जाइए, गाड़ी चलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी। मेरे बैठते बैठते गाड़ी चल पड़ी। तभी एक चमौधा जूता मेरी गोद में आ गिरा। मैंने खिड़की की ओर नजर घुमाई तो एक पोटली मेरी पीठ से बज उठी। देखा, एक बूढ़ा किसान मेरी खिड़की में पांव डाले ऊपर चढ़ रहा है। जाने मुझे क्या हुआ कि मेरा दिमाग ही खराब हो गया। गोद का जूता उठाकर मैंने बाहर फेंक दिया और मारे गुस्से से कांपने लगा। किसानों ने अंदर आकर माथे का पसीना मेरे सिर पर चुलाते हुए कहा, क्षमा कीजिएगा बाबूजी, हमें 2 ही स्टेशन जाना है। उसके मुंह से बाबूजी सुनकर मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। वह शायद मुझे पहचानता था। मैंने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। वह अपनी पोटली और जूते संभालने लगा। फिर बोला, हमारा एक जूता किधर जा पड़ा?
मैं जानता था कि उसका एक जूता कहाँ है, लेकिन मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकली। अब मैं सोच रहा था कि कहीं से मालूम हो जाए कि मैंने ही इसका एक जूता। वह छटपटाकर आसपास के लोगों से पूछ रहा था और लोग उसे डांट रहे थे। आखिर हार पछताकर उसने पूछना बंद कर दिया। फिर भी रह रहकर बोल उठता था, जाने हमारा एक जूता कहाँ चल गई, बुबुर में मेरा पाँव चल जाइन। आखिर बेलथरा रोड आया और जब वह एक जूता और पोटली लटकाए नीचे उतर गया तो मेरी जान में जान आई। लेकिन बब्बू की माँ, फिर जो दृश्य मैंने देखा वह बाबूजी का गला भर्रा गया। वह मैं कभी ना भूल सकूंगा। वह किसान एक पैर में जूता डाले और दूसरे नंगे पांव से पिघलते कोलतार पर चला जा रहा था। उसका नंगा पांव पिघलते कोलतार पर ऐसे पड़ रहा था जैसे अंगार पर। और फिर मुझे ऐसा लगा कि वह नंगा पांव अंगार पर नहीं, मेरी छाती पर चल रहा है और मैं कुचला जा रहा हूँ। मैं कुचला जा रहा हूँ। बब्बू की माँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? और बाबूजी अपनी छाती मसलते हुए चौकी पर बैठ गए। बब्बू की माँ को लगा जैसे वही आवाज फिर उनके कानों से आकर टकराने लगी। वह उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं क्या जानूं बाबूजी, मेरी समझ में तो आज तक आपकी कोई बात ही नहीं आई। फिर यह बात तो और भी मुश्किल मालूम होती है। मैं आपको क्या बता सकती हूँ?